तो ये आपका जो सफ़र रहा है वो कितना उतार चढ़ाव है, अगर कुछ ऐसा मोमेंट बताना चाहेंगे आप हमसे? अपने घर से ही खर्चा लगा करके हम लोग राजनीति करने का इस अवसर प्राप्त हुआ है। और जब हम अभी की राजनीति देखते हैं तो पावर और मनी, क्या आपको भी लगता है कि बदलाव हुआ है राजनीति में आने के लिए? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से कहीं ज़्यादा पुण्य का काम राजनीति में सेवा का रहता है कि हम किसी गरीब का जो अनाथ है वो कहीं पटवारी के माध्यम से प्रताड़ित है, कहीं थाना के माध्यम से प्रताड़ित है, कहीं एसडीएम के माध्यम से प्रताड़ित है, कहीं तहसीलदार के माध्यम से प्रताड़ित है। 2003 का वो समय था जब आप पहली बार विधायक चुनकर आए, तो उस समय आपके सामने चुनौतियाँ क्या थी, विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं होता। मुझे कोई चुनौती आज तक किसी प्रकार के प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं सर विकास की, तो विकास का कुछ मापदंड होता है, जैसे शिक्षा हो गया, रोड हो गया और स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गया, तो इन पर कितना काम करने की उस समय ज़रूरत है और कितना काम आपके द्वारा हो पाए? देखिए, सरकार के राजस्व जैसे जैसे बढ़ता गया तो सरकार के राजस्व बढ़ने से विकास कार्य होता है। तो 3 के मुकाबले में 13 कितना आपके लिए कुछ नया था, कुछ अलग करने के लिए आपके पास वो अवसर था? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। 13 में भी अच्छा विकास हुआ। अस्पताल 50 बिस्तर का अस्पताल बिल्हा में अभी उद्घाटन में अभी तक के नहीं हो पाया है। 50 बिस्तर का अस्पताल बनवाया है वहाँ पर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, साथ ही जानने का प्रयास करें उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष के बारे में और कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान है, वह बेहद खास है। कांग्रेस पार्टी से कद्दावर नेता और पूर्व विधायक सियाराम कौशिक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि हम जाने, साथ साथ हमारे दर्शक भी जाने कि कौन है कौशिक जी, सियाराम कौशिक जी, कैसे वो राजनीति में आए, उनका शिक्षा दीक्षा क्या रही, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। जी, हम जानना चाहते हैं कौन है सियाराम कौशिक जी, कैसे राजनीति में आए, उनका शिक्षा दीक्षा क्या है? मैं पढ़ाई मेरा 10वीं 11वीं तक का हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई स्कूल से मैं शिक्षा प्राप्त किया हूँ और बचपन से ही ललक था। मेरे दादाजी भी राजनीति के क्षेत्र में विनोबा भाई को जमीन आंदोलन में भी जमीन दान किए थे। मेरे पिताजी भी राजनीति में सन 62 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो ऐसी मन में एक उत्साह आया कि क्यों ना हम भी तैयारी करें। तो मैं पहले पंचायत का पंच बना लगभग 79-80 में, और 79-80 में पंचायत के पंच बनने के बाद फिर सरपंच बना निर्विरोध सरपंच बनने के बाद 88-89 तक के मैं लगातार सरपंच के पद पर पदारूढ़ रहा परिषद ग्राम पंचायत से। फिर उसके बाद में मंडी का चुनाव आया। मंडी के चुनाव भी मैं चुनाव जीत के आया और मंडी चुनाव के बाद फिर जनपद का चुनाव आया, जनपद के भी चुनाव जीत के आया। और स्वर्गीय चित्रकांत जायसवाल के साथ में भी जो मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ विभाग का, विधानसभा से विधायक रहे हैं, उनके साथ भी राजनीति करने का अवसर प्राप्त हुआ। और स्वर्गीय अशोक राव जी के साथ में लगातार 7-8 साल तक के मैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहा और उनके चुनाव संचालन भी किया और लगातार उनको 2 बार चुनाव भी जितवाए। इस तरह से राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करते हुए स्वर्गीय अशोक राव जी के निधन के पहले मुझे 2003 में स्वर्गीय अजीत जोगी जी बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार घोषित किया और मैं 2003 में उस समय 6070 वोट से मैं चुनाव जीत के आया था। और लगातार फिर लोगों के बीच में छठी में जाना, मरनी में जाना, शादी में जाना और किसी के काम को लेकर के तहसील कार्यालय जाना, थाना जाना, इस तरह से दिनचर्या मेरा व्यतीत होते रहा और लगातार मैं जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश करता रहा। और आज भी की स्थिति में जिसके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से उसके यहाँ निमंत्रण मिले तो तत्काल मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। चाहे किसी प्रकार का कोई सामाजिक कार्यक्रम होगा या
राजनीतिक कार्यक्रम होगा, धरना आंदोलन होगा, उसमें बराबर की हिस्सेदारी मैं लेके चलता रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि शुरू से ही आपके परिवार जो है राजनीतिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके अंदर भी कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव था कि कहीं बीजेपी या फिर दूसरे पार्टी की ओर था कि? न, मेरा झुकाव शुरू से कांग्रेस पार्टी की ओर रहा है, लेकिन स्वर्गीय चित्रकांत जायसवाल जी ने पिताजी को मेरे आश्वस्त किए थे कि तुमको हम तखतपुर से टिकट दिलाएंगे, और उन्होंने टिकट नहीं दिला पाया तखतपुर से मेरे पिताजी को। तो 1984 में निर्दलीय के रूप में मैं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के आया, और बिल्हा विधानसभा तीसरा पोजीशन था मेरा। फिर उसके बाद में मैं स्वर्गीय अशोक राव जी के साथ में जनता दल में चला गया, और जनता दल में अशोक राव जी को फिर चुनाव जितवाए। अशोक राव जी फिर कांग्रेस पार्टी प्रवेश किए, तो हमारा भी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हुआ। फिर उसके बाद में मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पद भी दिया गया। जनपद सदस्य उसी समय 94-95 में जनपद सदस्य भी जीत के आया था। इस तरह से राजनीति के क्षेत्र में मेरा पदार्पण शुरू से इच्छा शक्ति के आधार पर करता रहा हूँ। अगर बात करें राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, तो आप पहले पंच बने, फिर सरपंच और आज विधायक। तो ये आपका जो सफ़र रहा है वो कितना उतार चढ़ाव है? अगर कुछ ऐसा मोमेंट बताना चाहेंगे आप हमसे। देखिए, सन 1962 में मेरे पिताजी जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार थे। हमने अपने घर से खर्चा करके चुनाव लड़ा पिताजी। उस समय मैं दूसरे गांव में था, दादाजी के साथ में मेड़पार में। फिर उसके बाद में लगातार 1984 और 2003, 2008, 2013, 2018, 2023 तक के लगातार हमारे परिवार में लगभग 1 चुनाव मेरे पिताजी चुनाव लड़े हैं, और 6 चुनाव मैं अपने जीवन काल में लड़ा हूँ। और अपने घर से ही खर्चा लगा करके हम लोग राजनीति करने का इस अवसर प्राप्त हुआ है, और बिना चंदाखोरी के, बिना झूठ लबार के हम लोग राजनीति मंच में सेवा भावना से राजनीति करते आए हैं। हम जब इस इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू करते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो ज़्यादातर हमसे ये अपना अनुभव शेयर करते हैं कि जब राजनीति में आने का समय होता था तो वो सेवा भाव होता था, और जब हम अभी की राजनीति देखते हैं तो पावर और मनी। क्या आपको भी लगता है कि बदलाव हुआ है राजनीति में आने के लिए? देखिए, राजनीति एक सेवा केंद्र है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इनकी जीवन शैली को आप पढ़िए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से कहीं ज़्यादा पुण्य का काम राजनीति में सेवा का रहता है कि हम किसी गरीब का जो अनाथ है वो कहीं पटवारी के माध्यम से प्रताड़ित है, कहीं थाना के माध्यम से प्रताड़ित है, कहीं एसडीएम के माध्यम से प्रताड़ित है, कहीं तहसीलदार के माध्यम से प्रताड़ित है। उनके दुख में हमारी भागीदारी रहती है, तो वो जो लोग का हम काम कर जाते हैं उनका हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है राजनीति के क्षेत्र में जाना। और आज की राजनीति में जो पैसे कमाने की राजनीति कर रहे हैं उससे हमारा विचारधारा कुछ अलग है, हमारा सेवा करने की विचारधारा है। अभी आपने बताया कि आपकी पढ़ाई शिक्षा 11वीं तक रही, तो क्या 11वीं से पहले ही आपका रुचि राजनीति में आ गया था, या फिर आगे की पढ़ाई के लिए आप एफर्ट नहीं कर पाए? क्या कारण है कि आगे की पढ़ाई आप नहीं कर पाए? 11वीं की पढ़ाई मैं 11वीं में एक विषय में फेल हो गया। मेरे पिताजी के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी, खेती करने वाला मेरा बड़ा भाई था, खेती ठीक से नहीं हो पा रहा था। मैं अपना चुनाव खेत के ओर बढ़ाया और खेती में उत्पादन शुरू किया, और लगातार उत्पादन करते करते करीब हमारे खेत में दोनों फसल मिला के करीब 4000 बोरा धान, 75 किलो का बोरा होता था, तो करीब 4000 बोरा धान दोनों फसल मिला के हम लोग लेते थे। करीब 100-150 बोरा हमारा तिवरा होता था, 100 बोरा हमारा गेहूं होता था, तिलहन, दलहन, राहर, सभी किस्म के फसल हम लोग लेते थे। और उसी बीच में मेरे पिताजी के साथ जो धोखा हुआ स्वर्गीय चित्रकांत जायसवाल के द्वारा, तो मेरा स्थिति हुआ कि क्यों ना राजनीतिक क्षेत्र में जा कर के हम लोग भी विधायक बन कर के कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो सेवा करने की भावना उसी समय जागृत हुआ। नवयुवक मंडल गांव हमारा कृषि प्रधान गांव है। यहाँ खेती की उत्पादन अच्छी होती है। यहाँ के खलिहान को लोग चोरी करके ले जाते थे, यहाँ के लकड़ियाँ को भी चोरी करके ले जाते थे। तो
हमने उस समय नवयुवक मंडल का 45 लोगों को गांव का एक संगठन बनाए। हर जात वर्ग के लोगों का एक संगठन 45 लोगों को बना करके गांव में हम संगठन के माध्यम से कृषि को आगे बढ़ाने के लिए और किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया। ये संगठन हमको आगे बढ़ने का, राजनीति की ओर प्रेरित करने का। 2003 का वो समय था जब आप पहली बार विधायक चुन कर आए, तो उस समय आपके सामने चुनौतियाँ क्या थी, विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं होता। मुझे कोई चुनौती आज तक किसी प्रकार के प्राप्त नहीं हुआ है। हर समय लोगों के बीच में सरल भाव से मिलते जुलता रहा हूँ, और जब सरल भाव से आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो कोई चुनौती नहीं आएगी। आर्थिक चुनौती आया तो ज़मीन जायदाद बेच दिया। आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए मैं लगभग 20-25 एकड़ ज़मीन आज के तारीख में कम से कम 50 करोड़ से ऊपर की ज़मीन बेच चुका हूँ, सिर्फ सेवा भावना करने के नाम से। मुझे पैसा के पीछे किसी अधिकारी से, किसी व्यापारी के ऊपर दाग लगाने का अवसर नहीं मिला है। तो मैं इस चुनौती को पूरा करने के लिए अपनी ज़मीन को बेच करके चुनौती पूर्ण किया हूँ। आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हूँ, लेकिन लोगों की सेवा करने में किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं होता। जी, बहुत अच्छी बात है सर ये। लेकिन जब बात करते हैं सर विकास की, तो विकास का कुछ मापदंड होता है, जैसे शिक्षा हो गया, रोड हो गया और स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गया। तो इन पर कितना काम करने की उस समय ज़रूरत है और कितना काम आपके द्वारा हो पाए? देखिए, सरकार के राजस्व जैसे जैसे बढ़ता गया, तो सरकार के राजस्व बढ़ने से विकास कार्य होता है। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब सभी गांव तक पहुंचने के लिए पहले WBM का सड़क था, वो डामरीकरण कराने के लिए प्रयास किया। विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके वो करीब करीब पूरा हुआ, कुछ बच गया है। और गांव में बैठने के लिए मंच नहीं होता था, शासकीय भवन भी नहीं बन पाता था उस समय। तो मैं अपने विधायक राशि से हर गांव के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी वर्ग के लोगों के लिए सार्वजनिक मंच बनाने की कोशिश किया। और लगभग करीब 150 मंच लगभग विधानसभा बिल्हा में बना करके मैं विधायक के पद पर रख कर गौरवान्वित अपने को महसूस किया कि जब कभी जाता हूं तो मुझे वहां बैठने के लिए अवसर प्राप्त होता है। मंच में लोग वहां पर सुआ के नृत्य कर लेते हैं, वहां पंथी के नृत्य कर लेते हैं। इस तरह से उस मंच के माध्यम से भी जो हमें बहुत सुकून मिलता है। जी, 2003, 2008 और फिर 2013 एक बार फिर आपकी पारी आती है जब आप जीत कर आते हैं। तो 3 के मुकाबले में 13 कितना आपके लिए कुछ नया था, कुछ अलग करने के लिए आपके पास वो अवसर था? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। 13 में भी अच्छा विकास हुआ। अस्पताल 50 बिस्तर का अस्पताल बिल्हा में अभी उद्घाटन में अभी तक के नहीं हो पाया है। 50 बिस्तर का अस्पताल बनवाया है वहाँ पर। पानी की समस्या के लिए शिवनाथ नदी से पानी का प्रस्ताव मेरे कार्यकाल में हुआ था, और वो पानी आज मिल रहा है लोगों को। बिल्हा में भी पानी मिल रहा है, आपका बोदरी तक के वो पानी पहुँच रहा है। तो विकास के लिए हमारा थोड़ा अधूरा रह गया पथरिया ब्लॉक का। सिंचाई के सुविधा हमारे यहाँ ब्लॉक में नहीं हो पाया। स्वर्गीय अजीत जोगी के माध्यम से 2 मोहानी में एनीकट बनवा करके मंगला पासित रोड में सिंचाई की सुविधा निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में हुआ था, लेकिन वो भी कहीं कहीं पर टूट जाता है। लोगों तक पूरा पानी नहीं पहुँच पाता, खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाता। तो सिंचाई के मामले में बिल्हा विधानसभा बहुत पीछे। 25000 योजना का भी बात करेंगे तो 25000 योजना से भी हमारे बिल्हा विधानसभा को वो सिंचाई का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और विद्युतीकरण के लिए पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए प्रयास किया। मैं हमेशा से शासन से यही मांग करता रहा हूँ कि ये बिल्हा विधानसभा शिवनाथ नदी, अरपा नदी, मनियारी नदी, आगर नदी से जुड़ा हुआ है। अगर इन नदियों के किनारे किनारे विद्युत का पोल लगा दिया जाए तो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों का अच्छा खेती करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन सरकार इसको ध्यान नहीं दे पाया है। उसके बाद भी कुछ लिफ्ट इरिगेशन स्वयं किसान अपने स्वयं के बलबूते पे लगाए हैं। स्वर्गीय अशोक राव जी भी वहाँ सावा गांव के पास में एक अच्छा एक लिफ्ट इरिगेशन कराए हैं वहाँ सावतपुर में, और वहाँ किसान दोनों फसल अच्छी तरह से लेते हैं। राजनीति में एक बात आती है, एक आरोप लगता है नेता के ऊपर, वो है पक्षपात का या फिर स्वार्थ का या फिर अवसरवादी का। ये आपके ऊपर भी लगा है। अगर बात करें कांग्रेस, फिर JCCJ, फिर वापस कांग्रेस, तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? अगर आपसे कोई पूछे, आपके अपोजिट के जो पार्टी हैं, कि
आप तो अवसरवादी हैं, फिर आपके ऊपर जनता कैसे विश्वास करे, तब क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, कोई अवसरवादी नहीं होता। समय परिस्थितियाँ सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, विचारधारा बदलते रहता है, और जब विचारधारा बदलता है तो लोग वहाँ जा कर के अपना प्रयोग करता है कि इस विचारधारा में रह कर के मैं लोगों की कितना अच्छा सेवा कर सकता हूँ करके, और उस विचारधारा से मैं दल बदल किया हूँ। निश्चित रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ, जनता कांग्रेस में गया हूँ, जोगी कांग्रेस में गया हूँ, लेकिन कोई लालच में नहीं गया हूँ, सिर्फ सेवा करने की भावना से गया हूँ। और आज 2018 में जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ के आया था, तीसरी पोजीशन थी मेरी। और आज 2023 के जो चुनाव हुआ है, माननीय भूपेश बघेल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में हमें कांग्रेस पार्टी कपिला विधानसभा से पुनः टिकट दिया गया है, इसलिए कि आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर नहीं लगा है। मैं कोई अवसरवादी राजनीति नहीं खेला हूँ, मैं सिर्फ सेवा करने की राजनीति करते हैं। जी, हम डाटा देख रहे थे सर, उसमें वाकई में जब 2018 की डाटा देखते हैं हम, तो एक JCC पार्टी की ओर से आप उम्मीदवार थे, तो 45,000 लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, 45,000 वोट आपको मिला। अगर कांग्रेस की ओर से जब आप टिकट मांग रहे थे पार्टी की ओर से, तो आपको नहीं दिया गया। अगर कांग्रेस से आपको टिकट देती तो आपको जीत का अंतर कितना हो सकता था? देखिए, जोगी कांग्रेस में चुनाव लड़ा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अगर टिकट दी होती तो उस समय भी मैं 10 से 15,000 वोट से बराबर जीत गया था, और अभी मैं चुनाव हार गया हूँ। एक बात होती है राइवलरी की, आप जितने बार भी चुनाव लड़े हैं, आपके जो अपोजिशन में रहे हैं मुख्य रूप से धर्मलाल कौशिक जी, और आपके बीच में लड़ाई हुई है। जीत कई बार उनकी हुई, कई बार आपकी हुई है। तो क्या आपकी आदत पड़ गई है कि आपके जब भी आप चुनाव में आएंगे, आपके सामने में चेहरा होगा वो धर्मलाल कौशिक होगा? देखिए, अपने अपने पार्टी की निष्ठा है। धर्मलाल कौशिक का परिवार पहले कांग्रेस में रहा है, हम लोग पहले जनसंघ में रहे हैं। उनका परिवार जब भाजपा में आ गए तो हम लोग कांग्रेस में आ गए। तो हमारा पुराना पैतृक दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं रहा है, और हम लोग पार्टी का अपने निष्ठापूर्वक चुनाव लड़ते हैं। उनके पार्टी उनके ऊपर विश्वास किया, मेरे पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया। चुनाव में मैं 2 बार जीत के आया हूँ, मैं 3 बार हार के आया हूँ। तो चुनाव में हारना जीतना लगा रहता है, और आज धन बल की राजनीति हो गया है, आज चापलूसों की राजनीति हो गया है। तो वो चापलूसी और धन बल की राजनीति में मैं पीछे हो जाता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे पास उतना धन नहीं है कि लोगों को ज़्यादा बांट के मैं लोगों का मत संग्रह कर सकूं, इसलिए मैं इस चुनाव में मत संग्रह में धन के मामले में पीछे होकर के मैं चुनाव हार गया हूं। जी, 2018 से लेकर 23 तक कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार रही, तो जो 5 साल में काम किया गया पार्टी के द्वारा, उसी को लेकर आप जनता के बीच गए होंगे। तो क्या जो पार्टी काम की है, जनता उसे संतुष्ट नहीं थी? क्योंकि 2023 का जब रिजल्ट आया तो एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को एक मॉडल दिया। गांव-गांव में रीपा के माध्यम से लोगों को रोज़गार देने के हर संभव प्रयास किया है। गौठान के माध्यम से गौ सेवा करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, और उनके जो प्रयास हैं, अथक प्रयास किए हैं, और जिससे लोगों के बीच में आर्थिक संपन्नता आना शुरू हो गया था, चाहे रीपा के माध्यम से हो, चाहे गौठान के माध्यम से हो। आज महतारी वंदना के नाम से लालच में महिलाओं से वोट लेकर के राजनीति की वाहवाही ले रहे हैं। अच्छी राजनीति नहीं है। किसी को प्रलोभन दे करके राजनीति में आना और फिर उसके बाद उसको वंचित कर देना, ये राजनीति के खिलाफ होता है। प्रलोभन की राजनीति नहीं होना चाहिए। शुद्ध और साफ सुथरा राजनीति कांग्रेस पार्टी अपने जीवन काल में इतिहास है, गवाह है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू, इंदिरा जी ने बड़े बड़े उद्योग स्थापित कराए, बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए स्थापित कराए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब रोज़गार के केंद्र को प्राइवेट को बेच रहे हैं, रेल लाइन को बेच रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग को बेच रहे हैं। इससे लोगों के बीच में उनके बीच में नकारात्मक सोच पैदा हो गया, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर में। तो ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी के लोगों को रोज़गार दिलाना, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ एकला चलो की राजनीति होता है। उनमें विकास कार्य कहीं पर नहीं दिखता। उनका सिर्फ काम करो, पैसा लाओ और अपना घर बनाओ, घर बसाओ, ये राजनीति होता है। जी सर, राजनीति में पार्टी आती है, पार्टी जाती है, जीत होती है, हार होती है, लेकिन
हर बार जनता ये आस लगाकर वोट देती है कि इस बार हमारे लिए कुछ काम होगा, लेकिन अभी भी जब हम बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत से ऐसे काम हैं जहां उनको होना भी बाकी है, चाहे रोड को लेकर हो जाए, चाहे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हो जाए, या फिर रोज़गार को लेकर हो जाए। तो अभी तक ऐसा क्या समस्या रही, क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया? देखिए, स्वर्गीय अजीत जोगी के इस समय में 3000 करोड़ से लेकर के और 7000 करोड़ तक के राजस्व की आमदनी थी, बजट था। आज 1 लाख से ऊपर का बजट, 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। यहाँ काम पेपर में दिख रहा है, गुणवत्ता विहीन हो रहा है। काम हो रहा है पेपर में और गुणवत्ता विहीन है। कहीं पर भी आप चले जाइए, कहीं पर रोड की क्वालिटी नहीं है और वो गड्ढा तत्काल हो जाता है। इसलिए ये सरकार की नीयत में खोट है और लोगों को गुमराह करके वोट ले रहे हैं राम भगवान के नाम से। जी, बिल्हा विधानसभा क्षेत्र मूलतः किसानों का वो है, क्षेत्र है, वहाँ किसान ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ उद्योग भी आना शुरू हो गया है। तो आपको क्या लगता है, अगर रोज़गार की अगर सृजन हो रही है वहाँ, लेकिन वहाँ जो युवा है उनके हाथों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो समस्या कहाँ पे आ रही है? देखिए, बिल्हा विधानसभा में तिफरा परसदा सिरगिटी औद्योगिक केंद्र है। लोकल लोगों को कोई ज़मीन नहीं मिल पाया, व्यापारी ही सब ज़मीन में कब्जा कर लिए। यहाँ लोगों को रोज़गार के नाम से ठगा जा रहा है। किसी को 5000, किसी को 6000 रुपया वेतन दे रहे हैं महीने का। आज सरकार इसके ऊपर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, भूपेश जी की सरकार ने बहुत कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश किया, और इनकी सरकार आने के बाद तो उद्योगपति लोग भी आज नाराज़ हो रहे हैं। आप देखिए, छड़िया का प्लांट जो है, रायपुर का उद्योग बंद पड़ा हुआ है, तो सीमेंट के रेट एकाएक 50 रुपया बोरी पीछे बढ़ा दिए। तो ये सिर्फ पैसा कमाने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग सेवा करने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहाँ उद्योग विस्तार होगा तो यहाँ किसान मजबूत होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ खेती में भी किसान बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन खेती को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होना चाहिए। जी, अगर बात हार की करें सर, 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई है, इसी को लेकर इसी कार्यक्रम में हमारे साथ टी एस बाबा जी शामिल हुए थे। उनका कहना था कि जो आंतरिक कलह है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, वही मुख्य रूप से हार का कारण बना। आपको भी लगता है? हार का कारण आंतरिक कलह नहीं है, लोगों के बीच में एक विचारधारा की लड़ाई होता है, और उस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस के जो हमारे मतदाता हैं प्रलोभन में खसक गए, कमाने खाने के लिए बाहर चले गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कुवत नहीं है कि कांग्रेस को कभी हरा सके वो। जी, बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में आपके हार के पीछे का कहानी क्या है? बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में मेरे हार के पीछे कहानी है कि हमारे लोगों ने जिस तरह से फील्डिंग करना चाहिए था वो फील्डिंग में कमज़ोर हो गए। महतारी वंदना के नाम से घर घर में भारतीय जनता पार्टी एडवांस में 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया हर घर के पीछे वो लोग एडवांस में डाल दिए, और वो पैसा कहाँ से प्राप्त किए हो जाने, लेकिन सब महतारी वंदना के नाम से घर के पीछे वो पैसा डाले और महतारी लोग सब। जी, ज़्यादातर जो कांग्रेस के नेता है वो ही आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और रात भर जगे हैं, फॉर्म बांटे हैं और पैसा दिए हैं, यही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक रहा। जबकि कांग्रेस की ओर से कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 31 रुपये धान प्रति क्विंटल, इतना सब बोलने के बाद भी जनता उन पर विश्वास नहीं की। तो क्या महतारी वंदन योजना जो बीजेपी की ओर से लाया गया था मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ? लोग अभी भी पछता रहे हैं, किसान तो अभी भी पछता रहे हैं। हमारा कर्ज माफ़ी होता, हमको 3000 रुपया कुंटल धान खरीदी होता और हमारा कर्ज माफ़ी होता, हम सुदृढ़ होते। लेकिन महिलाएं 1000 के लालच में बहक गई। अब महिलाएं बहक गई तो क्या करे, किस वहाँ का पुरुष भी क्या कर सकता है? महिला का अलग से फार्म भरा के पैसा दे रहे हैं गुप्त रूप से, और पति को मत बताना कह रहे हैं। तो पति को नहीं बताया, महिला अपना पैसा ले लिए, वोट दे दीजिए, इसलिए हम लोग पीछे हो गए। तो क्या महतारी वंदन योजना आपके भी विधानसभा क्षेत्र में फैक्टर का काम किया है? बहुत बहुत ज़्यादा, जितना होना था उससे कहीं और ज़्यादा। हर घर पीछे महिलाओं को पैसा, पुरुषों को पैसा, और ना जाने क्या क्या बांटे हैं, और वो जाने। जी, कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं लाई गई थी, धरातल पर कितना सही से उतर पाया, जनता उनसे कितना लाभ ले पाया, क्या लगता है आपको विधानसभा क्षेत्र में? जनता कांग्रेस शासन में बहुत खुश था, भय का आतंक नहीं था,
आज भारतीय जनता पार्टी में देखिए लोगों के 5 घर में लाश पड़ी है, दिन दहाड़े थानेदार मार रहे हैं लोगों को, पीट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और ये भय का आतंक कब तक चलेगा? जनता समझ गया कि आने वाला समय कांग्रेस ही इस प्रदेश को, इस देश को चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम से वोट लेने की राजनीति करता है और लोगों के बीच में सिर्फ भय पैदा करने की राजनीति करता है। और ये भय आज आपके सामने दिख रहा है कि थानेदार को बोल करके लोगों को मरवाना पिटवाना और भय का आतंकवादी विचारधारा लेके चला रहे हैं। इसलिए लोग बाग आने वाला समय कांग्रेस को ही वोट करेंगे। जी, बीजेपी का यह कहना है, चाहे वो बड़ौदा बाजार हिंसा हो या कवर्धा में हो जो हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। क्योंकि कांग्रेस हार चुकी है तो अपना खींच उतारने के लिए सब घटना को अंजाम दे रही है। बलौदा बाजार वाला जो घटना है, मैं तो शासन से ये चाहूँगा कि शासन के निर्देश में ही सब ये काम हुआ है। जब वहाँ 3-4 बार लगातार सतनामी समाज का बैठक हुआ, परमिशन कौन मांगा, परमिशन देने वाला का अधिकारी कौन है, कौन परमिशन मांगने वाला, कितने लोगों का हस्ताक्षर है, किस सभा में कौन कौन क्या क्या बोले, सबका वीडियोग्राफी हुआ है। शासन इस बात के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देता? सीबीआई जांच हम तो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए और जो सच है सच निकले और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी, आपने भी सीबीआई और ईडी की बात कही, तो क्या आपको भी डर लग रहा था चुनाव के समय कि कहीं मेरे घर मत आ धमकी करके? देखिए, मैं तो कहीं पर 2 पैसा गलत ढंग से कमाने हुए तो मुझे कोई सीबीआई का डर नहीं है। आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने पैतृक संपत्ति से राजनीति किया है और राजनीति से कोई संपत्ति नहीं बनाया है। ये जितना आप देख रहे हैं मेरा स्वयं का पिताजी का पूंजी को बेच करके ही बनाया हूँ, बैंक से कर्जा लोन लेके बनाया हूँ। कहीं कोई गलत संपत्ति मेरे यहाँ नहीं है। जी, एक और बात निकल के सामने आ रही है कांग्रेस के हार के पीछे जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं। एक तो ये हो गया, या फिर जो ईडी, सीबीआई और आईटी का जो रेट पड़ा है, इसकी वजह से कांग्रेस है। क्या लगता है दोनों में से क्या कारण रहा होगा? देखिए, कांग्रेस को धमकाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ईडी का बार बार छापा चला रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के घर में ईडी की छापा पड़ेगा? राजस्थान में क्यों नहीं पड़ रहा है? हरियाणा में क्यों नहीं पड़ा? पंजाब में क्यों नहीं पड़ा? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पड़ा? जिनके कांग्रेस विचारधारा के राज्य हैं उन्हीं के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कहीं ईडी का सीडी का छापा नहीं पड़ रहा है। ये दोगली राजनीति है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड मांग किया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। आज केंद्र सरकार क्यों छत्तीसगढ़ को फंड दे रहा है? तो ये दोगली राजनीति है, कुठाराघात करने की राजनीति है, कमज़ोर करने की राजनीति है। तो ये सब कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए ईडी के छापा मार के उनको भयभीत करने की कोशिश किया जा रहा है। जी, हमारे इसी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री रघुवर साहु जी का ये कहना है, कहा था कि जो 8 महीने में हुई है बीजेपी के शासन में और जो 5 साल कांग्रेस के शासन में हुई विकास, अगर दोनों को तुलना किया जाए तो 8 साल भारी है 5 साल के ऊपर। विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस के शासनकाल में बड़े बड़े उद्योग लगाया गया था। आज ये लोग साल में 2 बार दारू के रेट बढ़ा रहे हैं, साल में 2 बार 3 बार सीमेंट के रेट बढ़ा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सरकार दारू में 2-2 बार बढ़ोतरी करके लोगों का जेब खाली करना जा रहा है। ईडी सीडी का छापा मार के लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है और बड़े बड़े उद्योग को उसको बेचने का काम किया जा रहा है। तो ये सब दिखावटी राजनीति है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। एक बार फिर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चूँकि आप वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, तो कौन सा ऐसा काम जिसको आप करना चाह रहे थे लेकिन समय के अभाव से या फिर कोई दूसरे परेशानी की वजह से आप उसको नहीं कर पाए? मेरा सबसे पहले नदिया के किनारे में, मैं पहले अपने वाक्य में बताया कि मनियारी नदी, आगर नदी, श्रीनाथ नदी, अरपा नदी के किनारे किनारे बिल्हा विधानसभा का बसाहट है और लोगों को पानी की सुविधा समुचित रूप से मिल जाए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से। ये मेरा सपना अधूरा रह गया है। विकास तो आगे पीछे होते रहता है, विकास में जैसा जैसा सरकार के पास फंड आता जाएगा विकास होते रहेगा, लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में जहाँ पर कोई बड़ा जलाशय से पानी नहीं मिल पा रहा है तो उन जलाशयों को, उन खेतों को प्यास बुझाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो मेरा अधूरा सपना रह गया। जी,
2028 के लिए कितने तैयार हैं, अभी कितने तैयारी चल रही है? क्या अभी आराम करने का समय है या काम करने का समय है? देखिए, हम राजनीति वाले कभी आराम नहीं करते, रोज़ कहीं ना कहीं हमारा भ्रमण लगा रहता है। कल ही हम लोग बिल्हा और चक्रभाटा जा कर के दुकान बंद कराने के लिए प्रयास किया, सफल कार्यक्रम हुआ। कल भी कई एक अपना कार्यक्रम है लीलाराम जायसवाल जी के यहाँ, उसके मरने में जाऊंगा। तो लोग का हमारा बीच में लगातार जुड़ाव बना हुआ है, लोग हमको पसंद करते हैं, इसलिए हमको निमंत्रण देते हैं और सभी के यहाँ जाना लगा रहता है। हमें किसी प्रकार कोई दुख नहीं है। सियाराम कौशिक जी का राजनीति में नहीं आ रहे थे, मान लीजिए, तो क्या करते थे? क्या आपको करना पसंद है? मैं राजनीति में नहीं था तो बताया आपको, मैं खेती कर रहा था, मेरा किराना की दुकान था, कपड़े का दुकान था। मेरा भाई लोग आज भी किराना दुकान कर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग भी आज भी धंधा पानी कर रहे हैं, तो व्यवसाय के हो जाते हैं। लेकिन राजनीति मेरे दादाजी, मेरे पिताजी का पहचान था कि एक बार मेरे घर से कोई विधायक बन के सेवा करे, इतिहास में नाम जुड़ जाए। वो मैं अपने दादाजी या पिताजी के नाम को रोशन करने के लिए और प्रयास किया है, और मुझे तो नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है आपकी? मंत्री, विधायक? जब तक श्वास है शरीर में, तब तक के महत्वाकांक्षा बना रहता है राजनीति के क्षेत्र में। आज मेरे अनुपस्थिति में मेरा जो सेकंड वाली बहू है गीतांजलि कौशिक, उसको भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवा दिया हूँ। वो जनपद सदस्य थी, आज जनपद का पंचायत का 180 पंचायत का अध्यक्ष भी रही है, जनपद अध्यक्ष। तो राजनीतिक क्षेत्र में उनका भी पदार्पण करवा दिया हूँ। आने वाला भविष्य बताएगा, और समय रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय गीतांजलि कौशिक कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बन के चुनाव लड़के आएगी। आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों ने आया, हमारा इंटरव्यू लिया आपके मीडिया के माध्यम से। रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप लोगों ने मुझे जाना पहचाना और मुझे अपनी बात को रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं दोनों साथियों को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आप सुन रहे थे पूर्व विधायक सियाराम कौशिक जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।